इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनजिंग सी चैन को बड़े ही मुश्किल से एक होटल लेकर आती है, पर अपनी आदतों से मजबूर वो सी चैन का सिर शीशे में दे मारती है और फिर बड़े ही मुश्किल से उसे रूम में लेकर जाने लगती है। पर रूम में एंटर करते समय सी चैन का जूता फंसकर बाहर ही रह जाता है और जब जिनजिंग कमरे के अंदर सी चैन के पैरों पर ध्यान देती है तो बोलती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी तुमने अपना जूता खो दिया। और फिर वो उसे सोफे पर पटक देती है। उसके बाद जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो सी चैन को बेहोश समझकर डर जाती है और उसे होश में लाने के लिए उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर देती है। और जब सी चैन होश में आता है तब वो चैन की सांस लेती है, पर तभी सी चैन उसके ऊपर उल्टी कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जिनजिंग खुद को साफ करके वापस आती है तो उसे सी चैन कहीं नहीं दिखता, तो उसे लगता है कि सी चैन वापस चला गया। पर तभी उसकी नज़र सी चैन पर पड़ती है जो कि एक कोने में सोया होता है, तो जिनजिंग उसके पास जाती है और वहां से उसे उठने को बोलती है, लेकिन सी चैन वहां से नहीं उठ रहा होता। तो जिनजिंग बोलती है कि ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए कंपनी दे देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि सी चैन नशे में ही रो रहा होता है और जिनजिंग उसे कंफर्ट कराती है, तो सी चैन उसके कंधे पर ही सिर रखकर सो जाता है। अगला सीन हम सुबह का देखते हैं, जहाँ पर जब सी चैन की नींद खुलती है तो वो अपने बगल में जिनजिंग को देखकर सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर जब वो उसे उठाने लगता है तो जिनजिंग नींद में ही बोलती है कि डैड मुझे थोड़ी देर और सोने दो, आज मैं काम पर नहीं जा रही हूँ। और फिर वो सो जाती है, तो सी चैन उसे फिर से उठाता है, तो जिनजिंग बच्चों की तरह गुस्सा करते हुए उठती है, पर जब वो अपने सामने सी चैन को देखती है तो शॉक हो जाती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम रॉन्ग को देखते हैं जो कि ओल्ड जिन के साथ बैठकर लूडो खेल रही होती है और उनसे बोलती है कि अगर आपको चेस खेलना है तो आपको मिस्टर चेन के पास जाना चाहिए। तो ओल्ड जिन बोलते हैं कि मिस्टर चेन दिन भर अपने पोते का ख्याल रखते हैं, उनके पास मेरे साथ लूडो खेलने के लिए टाइम नहीं है। और फिर बातों ही बातों में रॉन्ग बोलती है कि जिन फैमिली की प्रॉपर्टी का 1 भी % मैं किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं दूंगी और मैं सी चैन के इतने ज़्यादा करीब नहीं हूँ। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कंपनी के लिए बहुत हार्ड वर्क करता है। फिर वो दोनों बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में ओल्ड जिन फिर से बच्चे का जिक्र निकाल देते हैं और इस बात से परेशान होकर रॉन्ग बोलती है कि अगर आपको बेबी ही चाहिए तो आप खुद ही बेबी क्यों नहीं कर लेते हैं। तो इस पर ओल्ड जिन बोलते हैं कि अगर मैंने सच में ऐसा किया तो वो बेबी तुम्हारा भाई होगा और तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा उसके साथ करना पड़ेगा। ये सुनकर रॉन्ग का फेस तो देखने वाला होता है और वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हम अगले सीन में रॉन्ग को बुक पढ़ते हुए देखते हैं, जहां वो बुक पढ़कर बोलती है कि दूसरों के लिए ये सारी चीज़ें इतनी आसान क्यों हैं। फिर जब वो सोफे पर एक रोमांटिक सीन को पढ़ती है तो वो अपने सोफे को मारकर उसे यूजलेस बोलती है। और दूसरी तरफ बेई अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं रॉन्ग से 5 साल पहले जो हुआ उसके बारे में कैसे बात करूं। और वो रॉन्ग के पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रॉन्ग अपने मन में सोचती है कि यही मौका है इसे सोफे पर गिराने का, और वो बेई को बात करने से रोक देती है और बोलती है कि मुझे भूख लगी है, तो पहले हम खाना खा लेते हैं। फिर वो बेई को बोलती है कि मेरे पैरों में ऐंठन आ गई है, तो प्लीज़ मुझे खड़े करने में मेरी मदद कर दो। बेई जब उसे हेल्प करने जाता है तो वो उसे खींचकर सोफे पर गिरा देती है और फिर उसे किस कर लेती है, पर ये उसका बस एक इमेजिनेशन होता है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। जब बेई उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो बेई उसे तुरंत ही उठाकर खड़ा कर देता है और ये देखकर रॉन्ग उसे सोफे पर गिराने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तो वो गुस्सा करने लगती है और बेई से बोलती है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों खड़ा कर दिया, मेरे पैरों में अभी भी दर्द है। तो बेई ये सुनकर उसे गोद में उठा लेता है और उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाता है और उससे फिर बात करने की कोशिश करता है, पर रॉन्ग उसे रोककर बोलती है कि तुमने मेरे पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया और वहां से चली जाती है। और बेई को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि इसे अचानक क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में हम जिनजिंग को देखते हैं जो कि सी चैन के ऑफिस में प्लांट को पानी दे रही होती है। तभी वहां पर सी चैन आ जाता है और जिनजिंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जिनजिंग उसे वही प्लांट दिखाती है
और बोलती है कि ये मैं आपको देने आई हूँ। तो सीजन उस प्लांट को देखकर बोलता है कि ये तो वही प्लांट है जो टूट गया था और मैंने इसे फेंक दिया था, तो तुम इसे यहाँ वापस क्यों लाई हो? तो जिनजिंग बोलती है कि मैं आपको कंपनसेशन के रूप में एक दूसरा प्लांट देना चाहती थी, पर फिर मैंने सोचा कि आपको ये प्लांट पसंद होगा और इस प्लांट को हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए इसे मैं वापस ले आई और अब ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो सीचन बोलता है कि तुमने सही कहा, मुझे इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। फिर जिनजिंग वहाँ से चली जाती है, पर वो फिर वापस आती है और आकर बोलती है कि इस प्लांट को धूप और पानी दोनों ही बहुत पसंद है, तो इसे धूप के नीचे रखना मत भूलिएगा, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सीजन उस प्लांट को धूप में रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोंगरोंग बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रही होती है और वो याद करती है कि क्यूबी ने उसे ऑरेंज का एग्जाम्पल देकर उसे बे को सेड्यूस करने का तरीका बताया था। फिर वो सोचती है कि क्या ये तरीका काम करेगा, तभी उसे शीशे में बे दिखता है, तो वो उसके पास जाती है। तो बे उसे देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुमने इतनी रात को ऐसे ड्रेसअप क्यों किया है? तो रोंगरोंग बोलती है कि इस वीकेंड को मुझे एक फंक्शन में जाना है। तो बे उससे पूछता है कि क्या वो कोई प्ले है? तो रोंगरोंग बोलती है कि नहीं, वो एक कॉकटेल पार्टी है। फिर वो बोलती है कि मुझे डांस प्रैक्टिस करनी है और फिर वो अपने सैंडल खोलकर बे के पैरों पर खड़ी हो जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। तो बे उससे पूछता है कि क्या उस पार्टी में भी तुम्हें अपने पार्टनर के साथ ऐसे ही इतने करीब होकर डांस करना होगा? इस पर रोंगरोंग हाँ बोलती है और फिर अपनी बातों से बे को सेड्यूस करने लगती है। तभी उसे उल्टी आ जाती है, तो बोलती है कि मुझे मेरी ही बातों से उल्टी आने लगी और वहां से भाग जाती है और पीछे से बे उसे छेड़ने के लिए बोलता है कि तुम क्या बोल रही थी, और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।